नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी बड़ी अफसोसनाक है। हालांकि ज़्यादातर जो क्राइम की कहानियां होती हैं वो अफसोसनाक ही होती हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कोई परिवार जो है उसको लॉस उठाना पड़ता है। तो आज की कहानी इस वजह से अफसोसनाक है क्योंकि इसमें जिन लोगों ने लॉस उठाया है वो बहुत मासूम बच्चे हैं। तीन तीन मासूम बच्चे हैं जिनको काफ़ी अब ताउम्र जो एक ज़ख्म है वो सालता रहेगा, क्योंकि कहानी इस तरीके की है। पूरी कहानी की शुरुआत होती है 17 फरवरी 2020 से। और चिकमंगलुरु जो है बेंगलोर के पास, वहाँ पे एक इलाका है कदूर। कदूर कदूर पुलिस को डॉक्टर रेवांत, एक डेंटिस्ट हैं, वो कॉल करते हैं करीबन 7:30-8 बजे। वो बताते हैं कि मैं अपनी डेंटिस्ट की जो प्रैक्टिस है वो कदूर में करता हूँ और मैं रोज़ाना की तरह से क्लिनिक गया हुआ था। लेकिन जब मैं क्लिनिक से लौट के आया तो मैंने देखा कि घर के अंदर मेरी पत्नी, जिसका नाम कविता है, उसकी लाश पड़ी हुई है और लाश के पास ही मेरी जो 6 महीने की बच्ची है वो बैठी हुई थी। जो कविता के जिस्म पे जितने भी जेवरात थे वो गायब थे, और घर में भी जो लूटपाट के निशान है, यानी कि सामान जो था वो बिखरा हुआ था। तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौका मुआयना करती है, देखती है कि जिस्म से जेवर वाकई में गायब है और कविता का जो मर्डर किया गया है वो गला रेत कर किया गया है। पुलिस डॉक्टर एवान से पूछताछ करती है कि आपकी किसी से कोई निजी दुश्मनी और या बाकी सारी चीज़ें पूछती है, तो मना करते हैं कि मेरी किसी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है और मैं सीधा साधा डेंटिस्ट हूँ और ना मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, ना मेरी किसी से दुश्मनी है, ना मेरे घर पे किसी का बहुत सारे लोगों का आना जाना है। तो पुलिस उसकी बात जो भी होती है उससे सेटिस्फाई होती है। सीन ऑफ क्राइम पे फॉरेंसिक की टीम बुलाई जाती है। सारे जो सबूत हैं वो उठाए जाते हैं, जितने भी मिले पुलिस को वो उठाए जाते हैं और उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जो भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आता है उसको एक चीज़ थोड़ी अजीब लग रही थी। वो था कि जो लाश थी उस पर केवल उसका जो गला था वो रहता हुआ था। इसके अलावा और कोई जख्म के निशान लाश के ऊपर नहीं थे। यानी जो मरने वाली महिला है कविता, उसने कोई रेजिस्ट नहीं किया, उसने कोई धक्का मुक्की नहीं करी जो भी उसका हत्यारा था उसके साथ। तो पुलिस को लग रहा था कि कोई जानने वाला ही शख्स हो सकता है, क्योंकि अगर कोई अनजान आदमी घर में घुसता है तो जो भी बंदा होता है वो रेजिस्ट करता है और वो उसको अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई जानने वाला होता है तो उसके साथ क्यों धक्का मुक्की कोई करेगा। साथ ही जो एंट्री थी वो फ्रेंडली थी, कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं थी, यानी घर का कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं तोड़ा गया था। तो पुलिस को लग रहा था कि मामला जो है वो किसी जानने वाले का ही है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अब उसमें भी 3-4 एंगल्स थे कि क्या निजी रंजिश की वजह से इस मामले को अंजाम दिया गया, या फिर इलिसिट रिलेशन की कहानी इसके पीछे हो सकती है, या फिर केवल और केवल लूट की कहानी ही सामने है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो 3 जो एंगल्स थे उससे पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू किया। कविता के घर वालों से बात की गई, उनसे पूछा गया कि कौन किस किस का आना जाना था, कौन कौन आता था। तो उन्होंने बताया था कि बहुत सारे लोग नहीं आते थे और कम ही लोग आया जाया करते थे इनके घर पर। अब पुलिस को शुरुआती तफ्तीश से तो ये मालूम चल गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कि जो हत्या हुई है वो गला रेत कर हुई है। लेकिन एग्जैक्टली वजह क्या बनी, या फिर हत्या होने से पहले कोई धक्का मुक्की हुई, या फिर कुछ और चीज़ हुई हत्या होने से पहले, यानी कि गला रेतने से पहले क्या क्या हुआ, इसकी जो डिटेल रिपोर्ट है उसका पुलिस को इंतज़ार था। 17 फरवरी 2020 की ये बात है। इसके करीबन 5 दिन बाद 23
23 फरवरी को पुलिस को बेंगलुरु पुलिस के आर नगर पुलिस स्टेशन को एक कॉल मिलती है। कॉल करने वाला जो शख्स होता है वो बताता है कि मेरी पत्नी ने खुदकुशी कर ली है फांसी से लटक कर। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है वहाँ पे एक सुसाइड नोट पड़ा हुआ है जिसमें मरने वाली महिला जो है उसका नाम हर्षिता है, पति जो है उसका नाम सुदर्शन है। हर्षिता अपने सुसाइड नोट में लिखती है कि ये जो सुदर्शन जो है जिससे इसकी शादी 6 साल पहले हुई थी वो काफ़ी उसको हैरेस करता था जिसकी वजह से वो अपनी जान दे रही है। तो सुसाइड नोट सामने था तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो पति था सुदर्शन उसको हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ करने लग गया। तो उसने बताया कि मेरी शादी 7 साल पहले हर्षिता के साथ हुई थी और मेरी एक 6 साल की बच्ची है। तो उससे पूछा गया कि तुम क्यों परेशान करते थे, तो उसने बताया कि मैं इस वजह से परेशान करता था क्योंकि मेरी पत्नी का अफेयर कहीं और चल रहा था। तो पुलिस ने और डिटेल पूछी कि कहाँ पे अफेयर चल रहा था, कब से चल रहा था। तो उसने बताया कि चिकमंगलुरु का रहने वाला एक शख्स है जिसका नाम डॉक्टर रेवांत है, उसके साथ मेरी बीवी का अफेयर चल रहा था और जिसकी वजह से हमारी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। और उसने ये भी बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही 17 फरवरी को जो डॉक्टर रेवांत है उसकी पत्नी का कत्ल हो गया है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो थी वो कहीं ना कहीं पुलिस को लग रहा था कि काफ़ी ज़रूरी है। वो इस वजह से कि एक तरफ तो डॉक्टर रेवांत की पत्नी का कत्ल हुआ था और दूसरी तरफ डॉक्टर रेवांत की तथाकथित प्रेमिका जो हर्षिता है उसने, जो पेशे से फैशन डिज़ाइनर थी, उसने सुसाइड कर लिया। तो पुलिस को लग रहा था कि कहीं जो आर नगर पुलिस स्टेशन की पुलिस थी कि उसको लगा कि कहीं इस हर्षिता के खुदकुशी और डॉक्टर रेवांत की पत्नी कविता के मर्डर के तार आपस में तो नहीं जुड़े हुए। तो इनका पता लगाने के लिए उन्होंने जो ये कदूर पुलिस स्टेशन जो है वहाँ का, चिकमंगलूर का, वहाँ पे फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि इस तरीके से आर नगर पुलिस स्टेशन जो बेंगलुरु में है वहाँ के इलाके में एक लड़की ने सुसाइड किया है, हर्षिता ने। और उसके पति ने ये बताया कि इस तरीके से डॉक्टर रेवान जो है उसका अफेयर इसके साथ चल रहा था और इसी बात को लेकर उसने सुसाइड किया है। तो पुलिस इस बात की तस्दीक करती है कि इस तरीके से 17 फरवरी को यहाँ पे कदूर इलाके में कविता नाम की एक महिला का कत्ल हुआ है जिसके पति का नाम डॉक्टर रेवांत है। लेकिन पुलिस साथ में एक और चौंकाने वाला खुलासा करती है और ये बताती है, जिसको सुनकर जो आर नगर पुलिस स्टेशन की पुलिस है वो भी हैरान रह जाती है। कदूर पुलिस ये बताती है कि एक दिन पहले यानी 22 फरवरी को ही जो डॉक्टर रेवांत हैं उन्होंने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। अब ये पूरा मामला बड़ा उलझ गया। एक तरफ जो पत्नी थी उसका कत्ल हो गया, पति जो था उसने खुदकुशी कर ली और एक तरफ जो प्रेमिका थी उसने भी खुदकुशी कर ली। तो ये मामला पुलिस को बड़ा उलझा रहा था। तो दोनों जो पुलिस थी वो इस मामले को, दोनों जिलों की पुलिस थी, उस मामले को सॉल्व करने की कोशिश में लग गई। अब सबसे पहला जो स्टेप था वो ये था कि पहले तो ये मालूम किया जाए कि जो कविता थी उसकी मौत कैसे हुई। तो पोस्टमार्टम की जब डिटेल रिपोर्ट आई तब मालूम चला कि कविता की जो मौत थी, जो उसका गला काटा गया था, रेता गया था, उससे पहले उसको एक इंजेक्शन दिया गया था जिसके बाद उसका गला जो था वो रेता गया था। तो इसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे निकाले गए पुलिस ने घर के आसपास के, कविता के घर के आसपास के, तो उसमें उसने देखा कि जो जिस दिन 17 फरवरी को कविता का कत्ल हुआ उस दिन जो क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बात आई थी कि जो कत्ल का वक्त है वो करीबन 3:30 से 6:30 के बीच में है। तो जब पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज का खंगाला तो उसमें देखा कि 3:30 से 6:30 के बीच में केवल और केवल एक बार जो कविता का घर है, डॉक्टर रेवान का घर है, उसमें उसके अंदर में एक शख्स की एंट्री हुई है और वो खुद डॉक्टर रेवान की हुई है करीबन 4:30 बजे। और वो 4:30 बजे अपने बच्चे को लेके स्कूल से लेके अपने घर पहुँचे
और घर पहुंचने के बाद वो करीबन थोड़ी देर रुके, 15-20 मिनट या आधा घंटा, और उसके बाद वो दोबारा उस बच्चे को लेके अपनी क्लिनिक की तरफ निकल गए। अब बच्चे से पूछताछ की गई कि क्या हुआ था उस दिन, तुम बताओ कि मम्मी कहाँ थी। तो उसने बताया कि हम जब नॉर्मली पापा ही मुझे स्कूल से लेके आते थे, मम्मी मेरे को स्कूल से लेके आती थी, लेकिन ना जाने उस दिन क्यों पापा मेरे को स्कूल से लेने आए थे। तो कहते हैं कि घर पे जब पहुंचे थे कौन कौन था। तो उसने बताया कि घर पे हम लोग जब पहुंचे थे तो मम्मी थी वहाँ पर, और मम्मी वहीं पे मौजूद थी। फिर उसने बताया कि पापा और मम्मी एक दूसरे कमरे में चले गए थे, हम लोग दूसरे कमरे में थे, मैं और मेरी जो बहन है 6 महीने की। और उसके बाद फिर पुलिस ने पूछा कि जब तुम निकल रहे थे घर से तब तुमने अपनी मम्मी को देखा था। तो उसने बोला कि हाँ, मैंने ज़रूर पूछा था पापा से कि मम्मी कहाँ है, तो उन्होंने बताया था कि वो वॉशरूम के अंदर हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, वो उसने बच्चे ने बताया कि उसके बाद फिर मैं पापा के साथ क्लिनिक चला गया था, और जब मैं लौट के आया तो इस तरीके की बात सामने आई थी कि मम्मी का ऐसे हो गया। तो एक सुराग तो पुलिस के पास ये था कि आखिरी बार जो बच्चा था उसने अपनी माँ को नहीं देखा था। उसके बाद पुलिस ने जो CDR है डॉक्टर रेवांत की और डॉक्टर हर्षिता की, वो निकाली और वो CDR चेक करना शुरू की। तो देखा उसमें कि 22 फरवरी को, जिस वक्त जो डॉक्टर रेवांत थे उन्होंने जो खुदकुशी करी थी, उसके पहले करीबन कई बार जो है उनकी बात डॉक्टर जो हर्षिता जो है उससे हुई थी। तो ये कनेक्शन भी साबित हो रहा था कि खुदकुशी करने से पहले और जिस दिन 17 फरवरी को मर्डर हुआ था उसके पहले भी करीबन 100 बार के करीब जो कॉल थी वो एक दूसरे को की गई थी। तो ये साफ जाहिर हो रहा था कि जो हर्षिता थी उसको भी मालूम था कि ये डॉक्टर रेवान जो है वो अपनी पत्नी का कत्ल करने वाले हैं, और इसी वजह से शायद उसने खुदकुशी करी है। लेकिन साथ में ही एक सबूत, एक जो बहुत अहम सबूत था इस पूरी खुदकुशी को और मर्डर को जोड़ने का, वो ये था कि जो कविता थी, जब पुलिस मौके पे पहुंची थी तो उसके सारे जो गहने थे, शरीर पे जितने भी गहने पहने हुए थे वो सब गायब थे। और जब ये जो RR नगर पुलिस स्टेशन की पुलिस जब सुसाइड का कॉल पाकर हर्षिता के घर पहुंची थी तो वहाँ पे जब तलाशी ली थी तो उन्हें एक कुरियर मिला था, और ये जो कुरियर था वो हर्षिता के नाम पे आया था, और इस कुरियर में करीबन 115 ग्राम जो है सोने के जेवरात मिले थे। इन सोने के जेवरातों का कनेक्शन इस पूरी मर्डर और सुसाइड से जोड़ने के लिए जो RR नगर पुलिस स्टेशन की पुलिस थी उसने कदूर पुलिस स्टेशन को भेजा, और कदूर पुलिस स्टेशन ने पहले जो जेवरात थे वो तो डॉक्टर रेवांत के घर वालों को दिखाए, जो कविता थी उसके घर वालों को दिखाया, तो उन्होंने तुरंत पहचान कर ली कि ये जो जेवरात हैं वो कविता के ही हैं। और इसके बाद पुलिस ने उस कुरियर वाले का पता किया जहाँ से कुरियर भेजा गया था, तो उसने भी इस बात की तस्दीक करी कि ये जो जेवरात भेजे गए थे वो बेंगलुरु भेजे गए थे, और ये डॉक्टर रेवांत है उन्होंने ही भेजे थे। तो अब पुलिस को एक पूरा सीन ऑफ क्राइम जो था वो क्रिएट हो गया, और थ्योरी कुछ इस तरीके से पुलिस की निकल गई। पुलिस के मुताबिक, कदूर पुलिस के मुताबिक, उसने बताया कि ये जो हर्षिता है इसके एक रिश्तेदार जो है वो कदूर में ही रहता है, और अक्सर कदूर में भी जो डॉक्टर रेवांत है उनके घर के पास में ही वो रिश्तेदार रहता है। तो अक्सर ये जो हर्षिता है वो उसके घर आया जाया करती थी। इसी दौरान इसकी जो मुलाकात थी वो डॉक्टर रेवांत से हो गई, और दोनों के बीच में करीबन 2-3 साल से अफेयर चल रहा था। और हर्षिता की भी शादी को 7 साल हो चुके थे, उसकी 6 साल की बेटी थी, और इस अफेयर के बारे में उसके पति को पता चल गया था। केवल हर्षिता के पति को नहीं पता चल गया था, बल्कि जो डॉक्टर रेवांत जो थे उनकी पत्नी कविता थी उसको भी पता चल गया था कि इनका अफेयर चल रहा है। और इसको लेके एक तरफ कविता और डॉक्टर रेवांत में झगड़ा हुआ करता था, तो दूसरी तरफ जो हर्षिता थी उसमें और जो सुदर्शन है उसमें झगड़ा हुआ करता था। तो इसी झगड़े और इसी रोज की जो कलह है उसको मिटाने के लिए डॉक्टर रेवांत है जो उसने अपना पूरा मर्डर
जो था वो प्लान तैयार किया, और उसके मुताबिक ये 17 फरवरी को 4:30 बजे अपने बेटे को लेके अपने घर पहुंचा। और वहाँ पे जो कविता थी उसको इसने एक इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन लगाने के बाद उसका जो गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद क्राइम सीन बनाने के लिए, वो मेकअप करने के लिए पूरा सामान बिखेरा। इसके अलावा जो जेवरात थे वो लाश के से उतारे, और उसके बाद इसने अपने अपने 5 साल के बेटे को अपने साथ लिया, और उसके बाद फिर ये अपने क्लिनिक पहुंच गया। वहाँ पे क्लिनिक पहुंचकर इसने अब जो जेवरात थे वो हर्षिता को कुरियर कर दिया, और उसने ये भी बता दिया कि इस तरीके से मैंने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। और अभी तक तो सब कुछ साफ है, लेकिन उसको लग रहा था, डॉक्टर रेवान ने बड़ी प्लानिंग के साथ मर्डर तो कर दिया, लेकिन उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं पुलिस वाले या पुलिस की जो तफ्तीश है वो मेरे तक ज़रूर पहुंचेगी। तो एक 17 फरवरी को ये मर्डर हुआ था, और लगातार पुलिस तफ्तीश कर रही थी, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हों या फिर दूसरे जो सुराग हैं उनको उनसे उन्हें हासिल करने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा डॉक्टर रेवांत के भी कई बार स्टेटमेंट लिए जा चुके थे, और हम लोग जैसा आपको बताते हैं कि पुलिस जब तफ्तीश करती है तो एक बार नहीं कई कई बार जो स्टेटमेंट होते हैं, और उसमें अगर माइन्यूट भी कुछ चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस को वो कन्फ्रंट करते हैं, जो भी क्या बोलते हैं कि सस्पेक्ट होता है उसके साथ। तो इस तरीके से कई सारे जो बयान लिए थे, तो उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर रेवांत के बयानों में कुछ ना कुछ बयान जो थे वो अलग अलग आ रहे थे। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो डॉक्टर रेवांत के जहन पर बहुत भारी पड़ती जा रही थी, और उसको लग रहा था कि अब ज़्यादा दिन नहीं पुलिस से बचा जा सकता, और पुलिस जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लेगी। तो 17 फरवरी को ये मर्डर हुआ था। 22 फरवरी को जो डॉक्टर रेवांत जो थे उन्होंने खुदकुशी कर ली ट्रेन के सामने कूद कर। अब पुलिस ने यह भी बताया कि ये जो हर्षिता थी इसने क्यों खुदकुशी करी। इसने इस वजह से खुदकुशी करी क्योंकि जब पुलिस की जब तफ्तीश शुरू होगी तो जाहिर सी बात है कि जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले जाएंगे, तो वो पुलिस की जो तफ्तीश है वो कहीं ना कहीं हर्षिता तक भी पहुंचेगी। और साथ में ही हर्षिता को जो कविता के जेवर थे वो भी मिल गए थे, तो उसके ऊपर भी काफ़ी मानसिक दबाव था, और उसको भी लग रहा था कि कि वो पकड़ी जाएगी। और जब डॉक्टर रेवांत ने सुसाइड किया उसके पहले ही हर्षिता को उसने फ़ोन कर दिया था और बता दिया था कि वो सुसाइड करने जा रहा है। तो ये भी एक मानसिक दबाव था जो हर्षिता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा था। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे इनकी वजह से हर्षिता ने भी सुसाइड कर ली। डॉक्टर रेवांत ने पुलिस से बचने के लिए सुसाइड कर ली, हर्षिता ने भी पुलिस से बचने के लिए सुसाइड कर ली, और जो कविता थी उसका मर्डर डॉक्टर रेवांत ने कर दिया। यानी 3 लोगों की मौत हो गई, एक का कत्ल हो गया, 2 लोगों ने खुदकुशी कर ली। लेकिन अब इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा जो है किसी की अगर ज़िंदगी बोझिल हुई, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हुई, किसी को ताउम्र ज़िंदगी के ज़ख्म मिले, तो वो 3 बच्चे थे। 2 बच्चे डॉक्टर रेवांत और कविता के, जिनमें 5 साल का एक बेटा, 6 महीने की एक बेटी, और दूसरी ओर हर्षिता और सुदर्शन जो थे उनकी एक 6 साल की बेटी। अब ये सोचिए 2 बच्चे तो यतीम हो गए, जबकि एक जो बच्ची है उसकी माँ चली गई। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि अगर थोड़ी सी भी समझदारी से काम लिया जाता और इस तरीके की वारदात को अंजाम नहीं दिया जाता, तो ये कम से कम 3 जो बच्चे हैं इनकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद होने से बच जाती। और इस पूरी वारदात का सबसे अफसोसनाक पहलू यही है, हालांकि पूरी वारदात अफसोसनाक है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अफसोसनाक ये है कि इसमें 3 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब भले ही जो कविता है उसके जो भाई वगैरह हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग इन बच्चों को पालेंगे, लेकिन जो प्यार, जो मोहब्बत, जो केयर, जो गाइडेंस वो अब माँ बाप से मिलता है वो कोई और नहीं दे सकता। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि
उन दोनों बच्चों की और जो हर्षिता की बच्ची है उनका जो आने वाली ज़िंदगी हो वो बहुत खुशनुमा हो, ऐसी हमारी दुआ है। लेकिन पता नहीं कैसे ये बच्चे कोप कर रहे होंगे, क्योंकि एक 6 महीने की बच्ची है, एक 5 साल का बच्चा है और एक 6 साल की बच्ची है। इनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता होगा कि उनके जो माँ बाप हैं या उनकी जो माँ हैं वो अचानक एकदम कहाँ चली गई। तो यही पूरी जो वारदात है उससे यही सीख मिलती है कि आपकी जो टेम्पटेशंस है उनको आप काबू में रखिए, और कम से कम अपने ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में चल रही हैं तो इस तरीके की वारदात के बारे में भी सोच लिया करिए, उसके अंजाम को देख लिया करिए, ताकि कोई भी इस तरीके का कदम अपनी ज़िंदगी में ना उठाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।